सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब मैं बात करूंगी मुल्क की सियासी सूरत हाल की कि करंट सिचुएशन हमारे यहाँ क्या है। पॉलिटिक्स की को अगर मैं लेके बात करूँ या सियासत को लेके बात करूँ, नवाज शरीफ की बीमारी के बाद मुल्क का अहम तरीन मसला बना है जी 18वीं तरमीम। अब लेकिन सवाल ये कि 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ आखिर है कौन, और 18वीं तरमीम ख़त्म करके हुकूमत को फ़ायदा कैसे हो सकता है? उल्टा नुकसान ही दिखाई दे रहा है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करूं तो एक बार फिर से सियासत में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ लड़ने आए थे कोरोना से, लेकिन उनके मामलात अब नैब देख रहा है। नवाज शरीफ मरीम नवाज़ कहाँ पर हैं, तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जानता कोई नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है। खुद नून लीग का मुल्क की सियासत में जो किरदार है वो भी अभी समझ नहीं आ रहा। कोरोना के मामले पर भी सिंध और विफाक एक पेज पर दिखाई नहीं दे रहे। लॉकडाउन करना है या नहीं करना, करना है तो कितना सख्त करना है या फिर कितना नरम करना है, इस पर भी हम देखते हैं कि रोज़ाना बहस होती है। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती हूँ और सवालात का बॉल उनके कोर्ट में फेंकने की कोशिश करती हूँ। मारूफ एंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। गरीदा फ़ारूकी मेरे साथ मौजूद है। गरीदा, वार्म वेलकम। और मेरे साथ मौजूद हैं जान अचकज़ई साहब। जान अचकज़ई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गरीदा, पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी। 18वीं तरमीम का ही शोर मचा हुआ है, आप भी सुन रही होंगी, पढ़ रही होंगी, आपकी बड़ी गहरी नज़र है तमाम इशूज़ पर। आपको क्या लगता है ये 18वीं तरमीम का जो मामला है विफाक ने उठाकर सही किया या गलत किया, और इसमें कितनी तरमीम की मजीद गुंजाइश आप देखते हैं? साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगी गरीदा, इस सिचुएशन को देखते हुए, कोरोना की सिचुएशन हम देख रहे हैं, बार बार ये बताया जा रहा है कि मई में सिचुएशन बहुत ज़्यादा मजीद ख़राब हो सकती है, पेशेंट ज़्यादा आ सकते हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए आपको लगता है कि मामला अभी उठाना सही है? ये आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट सवालात कर लिए हैं। एक तो आपने टाइमिंग के हवाले से सवाल किया है और दूसरा आपने सवाल किया कि 18वीं तरमीम में क्या वाकई मजीद कोई तरमीम होनी चाहिए। पहले मैं आपकी जो सवाल का दूसरा हिस्सा है उसका जवाब दूंगी। देखिए, 18वीं तरमीम बेशक आइन का हिस्सा है और इस तरमीम के जरिए पाकिस्तान की जो एक जमहूरी और कह लें कि पार्लिमानी, बल्कि यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो एंटायरली चेंज होके रह गया। इससे पहले पाकिस्तान तमाम का तमाम विफाक के ज़ेरे इंतजाम आता था और बहुत से ऐसे मामलात कि जिनमें सुबह अपनी खुद मुख्तारी चाहते थे वो नहीं मुयस्सर हो सकती थी। तो अगर इन द एसेंस ऑफ इट देखा जाए तो 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान में डेवोल्यूशन ऑफ पावर में इन पेपर बहुत अच्छा काम किया है। 18वीं तरमीम इन पेपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो तहरीर की गई। बहुत गरीदा की आवाज़ में नहीं सुन पा रही, क्या ऑन एयर आवाज़ जा रही है? ठीक है, गरीदा की आवाज़ से टेक्निकल किसी इशू की वजह से नहीं आ रही। आप गरीदा को दोबारा कॉल कीजिए ज़रा टीम। जान अचकज़ई से मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। आपसे भी यही सवाल पूछूंगी, आपको क्या लगता है इस तरह के माहौल में, जब माहौल बना हुआ है कोरोना, इसका हल ढूंढा जा रहा है, वैक्सीन तलाश की जा रही है, इसका कैसे इलाज हो सकता है? हमारे मुल्क में आपको पता है हम तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में नहीं आते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक ने घुटने टेक दिए। हमारे मुल्क में एक नई बहस छिड़ पड़ी है कि तरमीम कैसे देखते हैं आप? पहली बात यह कि कोई भी वक्त जो है वो इम्पोर्टेंट या गैर इम्पोर्टेंट नहीं होता। 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा है, जिस तरह गरीदा फारूकी साहिबा ने इशारा किया। एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, किसी भी वक्त कोई भी हुकूमत चाहे वो उसमें तरमीम कर सकती है प्रोवाइडेड कि उसके पास नंबर्स हों, बाकी पार्टियां इत्तेफाक करें और 2/3 मेजॉरिटी उनके पास हो, तो कोई भी नया तरमीम आ सकता है। ये तो एक उसूल की बात है। दूसरी बात ये कि टाइम एंड अगेन ये बात आप वाज़ेह ये बात वाज़ेह हो गई है कि वसाइल की तकसीम और वसाइल की पैदावार दोनों हवालों से 18वीं तरमीम का जो टेम्पलेट है वो नाकाम हो चुका है। वसाइल सुबह रेज नहीं करते, वसाइल मरकज़ से लेते हैं, जबकि मरकज़ जिस तरीके से वसाइल तकसीम करता है उनके पास कम रह जाते हैं कि दिफा पे और डेट सर्विसिंग और दूसरे जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो बेसिकली पब्लिक गुड जिसे आप कहते हैं, मिसाल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जिन पे सुबह अपने पीसीपी में उनके लिए पैसा नहीं रखते। ये 3-4 ऐसी वजूहात है जिसकी बुनियाद पे मरकज़ को अब मुश्किलात आ रही है और ये सस्टेनेबल नहीं है। अब आप देखिए इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात और ख़राब होने जा रहे हैं, तो डिफेंस के लिए आपके पास वसाइल नहीं है। डेट सर्विसिंग सबसे बड़ा मसला है। अब हमारी जो टैक्स हम ले रहे हैं वो डेट सर्विसिंग में जाएगा और आगे और बढ़ेगा। लिहाजा जो अवार्ड बनाया था वो 18वीं तरमीम के मुताबिक था। अब इसको रिवाइज करने का टाइम आ गया और वो उस वक्त तक रिवाइज नहीं हो सकता। जो मेन फार्मूला है यानी 57% जो वसाइल है जो सूबे को जाएंगे वो रिविजिट ना हो। सूबों ने क्या किया, मरकज से तो ले लिया, लेकिन कोयटा, कराची, पिशावर जो दूसरे इलाकों में उन्होंने अवार्ड तकसीम करना
था वो नहीं किया, लिहाजा एक डिस्प्रोपोर्शनेट गैर तनासुबी तकसीम है वसाइल का मरकज और सूबों के दरमियान, सूबों और डिस्ट्रिक्ट के दरमियान, लिहाजा एक इम्पास है। अगर आप बहस होती है, रिविजिट होता है, सूबे और मरकज बैठ के इस पे एक नए अंदाज से गौर करते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। बड़ी अच्छी आपने बात की जाना चाहिए, जैसे आपकी बात से बात आगे बढ़ाते, तकसीम ही अगर किसी को समझ आ जाए ना कि तकसीम कैसे करनी, बड़े इंसाफ के साथ कैसे करनी, बैलेंस कैसे करना, तो ज़िंदगी सवर के रह जाती है। जैसे कि प्रोग्राम में भी हमें टाइम को तकसीम करना होता है कि किसी भी मेहमान को कम वक्त। गरीदा हमें दोबारा ज्वाइन कर चुकी है, गरीदा आपकी तरफ आना चाहूँगी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। आपसे मैं सवाल नहीं पूछूंगी, बल्कि आपसे जो पहला सवाल पूछा था आपने अभी जवाब कंप्लीट नहीं किया था, तो कॉल ड्रॉप हो गई थी, आप उसी सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही है, उम्मीद है कि मेरी आवाज़ भी आप तक पहुँच रही होगी। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना ये चाहूंगी कि आइन पाकिस्तान का इंतहाई मुकद्दस एक मुकद्दस किताब है, और उसी आइन की बुनियाद पे पाकिस्तान के हर शहरी को उसके हुकूक मिलते हैं, और उसी आइन की बुनियाद पे पाकिस्तान में तमाम इदारों का जो किरदार है, यानी कि पाकिस्तान का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उस आइन की बेस पे चलता है। लेकिन हमें ये भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि 1973 से लेके उससे पहले भी 2 आइन पाकिस्तान के मौजूद थे। 1973 का आइन इसलिए लाया गया कि उसमें अंदाजा हुआ कि पहले वाले 2 आइन उनमें कुछ खामियां थी, कुछ कमियां रह गई थी। फिर 1973 के आइन में बहुत सी तरामीम की गई। गोया के मतलब ये हुआ कि आइन एक मुकद्दस किताब तो है, लेकिन आसमानी सहीफा यकीनन नहीं है, यानी कि ना तो वो कुरान पाक है, ना ही वो बिल्कुल उसमें चेंजेस आ सकते हैं, अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। तो आइन में 73 के आइन में जो मुख्तलिफ तरामीम की जाती रही वो इसीलिए कि पाकिस्तान को चलाने के लिए, पाकिस्तान के शहरियों को उनके हुकूक दिलाने के लिए जहाँ जहाँ बेहतरी के मौके नजर आए उनमें इम्प्रूवमेंट की जाती थी। अब 18वीं तरमीम भी इसीलिए लाई गई कि जब ये एहसास किया गया कि सिर्फ विफाक के अंदर सेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए बहुत सी चीजें, जो अगर सूबों के पास आ जाएं तो ज्यादा अच्छे तौर पर चलेंगी। ठीक है, वो एक चीज सामने आ गई, बहुत अच्छे तरीके से वो सूबों ने चलाने की कोशिश भी की, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट था ना, उस एक्सपेरिमेंट में अगर ये देखा जा रहा है कि मजीद बेहतरी लाई जा सकती है तो क्यों नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर 18वीं आईनी तरमीम में मजीद बेहतरी की या मजीद तरामीम की बात की जाती है तो इसमें गलत नहीं। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि जब भी आप 18वीं तरमीम में तरमीम की बात करें तो उसका एक बाकायदा ज़ाब्ता होना चाहिए। ज़ाहिर है वो पार्लियामान में आएगी, कौमी असम्बली में डिस्कस होगी, तमाम सियासी जमातें उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये 2 बड़ी सियासी जमातें थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो उस तरह से वजूद नहीं था, लेकिन अब ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक सबसे बड़ी सियासी जमात है वोटों के हिसाब से, और पाकिस्तान की हुक्मरान जमात है। तो इस वक्त 3 बड़ी सियासी जमातें और जो बाकी छोटी जमातें हैं उन सबका स्टेक है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई मजायका नहीं है कि आप पार्लियामान में लाके इसको डिबेट करें, कौमी असम्बली में इस पर डिबेट करें, सेनेट में इस पर डिबेट करें, क्योंकि यही जमहूरी और पार्लियामानी तरीकाकार है। अगर सब एग्री करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जिन पे अगर इख्तियारात की तकसीम पर मजीद डिबेट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि यहाँ पर हुकूमत के जो वुज़रा हैं, चंद वुज़रा, उनको भी ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार एक सेंसिटिव मामला है। अच्छा, ये भी एक इशू है डॉक्टर फिजा कि हमारे यहाँ इशूज बजाय इसके कि उनकी एसेंस पे डिबेट हो, उनके साथ सेंसिटिविटीज अटैच कर दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे कालाबाग डैम, अब उसके साथ गहरी बात की आपने सेंसिटिविटी नेशनलिज्म की अटैच कर दी गई कि कालाबाग डैम पे बात करना पाकिस्तान में जैसे हराम करार दे दिया गया। इस तरह की बहुत सी और चीजें हैं जिनके साथ अननेसेसरी एंड अनड्यू सेंसिटिविटीज अटैच कर दी। तो 18वीं आईन, जैसे कि गरीदा मजहब पे बात नहीं कर पा रहे होते, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो आप भी घबराती होंगी, मैं भी घबराती होंगी। हम खुलकर बात करते हैं, मजहब पे बात करते हुए डर लगता है कि कोई भी आलमी दिन आके हम पे फतवा लगा देगा भी आपने ये गलत कह दिया, आपने ये कह दिया। आपका कॉन्फिडेंस शेक होता है जब इस तरह की सिचुएशन फैला दी जाती है। जी दुरुस्त। अब 18वीं तरमीम के साथ बहुत सी ऐसी सेंसिटिविटीज अटैच हो गई हैं जिनको एड्रेस करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे छोटे सूबे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात। अब छोटे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात ये होते हैं कि शायद हमारे हक पे डाका मारना चाह रहा है, या शायद विफाक सूबों की खुद मुख्तारी छीनना चाह रहा है। तो मेरा ख्याल है कि सब जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जितने भी खदशात हैं, इनका सबसे बेहतरीन फोरम पाकिस्तान के साथ
है वहाँ पे डिस्कस होना चाहिए। हुकूमती वुज़रा को भी, चंद वुज़रा को अपने बयान डिस्कशन हो, एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक है, आपने वुज़रा के बिहेवियर के हवाले से बात की और बहुत अच्छी बात की कि बहुत से वुज़रा ऐसे हैं जिन्हें अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। कि मेरे अल्फाज हैं, आपने जो अल्फाज बोले आपके अल्फाज नाज़रीन ने सुने, मैं उसको कोट नहीं करी। अब हम देखते हैं कि जी काबीना में भी आए रोज़ तब्दीली होती है, एक चला गया, दूसरा आ गया, दूसरा चला गया, तीसरा आ गया। आप इन तब्दीलियों को कैसे देखती हैं? इसका चले एक पॉजिटिव इंप्रेशन तो खरीदा ये जाता हो कि जो गलत करेगा उसको साइड लाइन कर दिया जाएगा, लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जा सकता है। लोग ये भी समझ सकते हैं कि इन्होंने जो सिलेक्ट किया था, जिस पर एतमाद किया था, क्या अब वो एतमाद नहीं रहा? इससे एक नेगेटिव इंप्रेशन भी जाता है कि आपकी पहले सिलेक्शन बुरी थी। शायद गरीदा मुझे नहीं सुन पा रही हैं। जान अच्छे से सब यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आती हूँ, फिर जैसे गरीदा ज्वाइन करती है दोबारा उनकी तरफ चलते हैं। देखिए, तनकीद उस वक्त भी हो रही थी कि पीटीआई ने बयानिए की जो जंग है वो शायद लूज की है। उस वक्त तनकीद ये थी कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है फिरदौस हशकावा साहिबा, वो शायद सही तरीके से जो बयानिया है पीटीआई का वो आगे ले जाने में नाकाम हो गई है, और इसी तरह जो बाकी उनके तर्जमान हैं वो मीडिया को फेस नहीं कर पा रहे। और एक ऐसा टाइम भी आया कि इमरान खान साहब अकेले रह गए थे, बहुत से उनके वज़रा और तर्जमान टॉक शो में नहीं आ रहे थे और वो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। तो ये शिद्दत से एहसास हो रहा था कि पीटीआई की जो नैरेटिव जंग है उसमें उनको नुकसान हो रहा है। 100 के से ज्यादा शो दिन को होते थे और उसमें हर शो में उनको इनके खिलाफ जो है एक तनकीद का एक सिलसिला शुरू हो गया था। तो जो अभी तब्दीली आई है शायद उस रियलिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए इमरान खान साहब ने फैसला किया कि एक ऐसा किरदार लाया जाए शिबली फराज साहब की शक्ल में, जो एक काबिल कबूल चेहरा हो, जो पीटीआई का पुराना साथी हो, जो एक ब्रिज के किरदार के तौर पे उनको देखा जा सके। और लग भी यूं रहा है कि मीडिया के ज्यादा तनकीद में करने, वो लोग जो ज्यादा तनकीद पीटीआई पे करते थे इस चॉइस में नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके ख्याल में ये एक एक्सेप्टेबल तब्दीली है। इसी तरह जनरल आसिम बाजवा साहब जो है उनकी भी क्रेडेंशियल्स, क्रेडिबिलिटी, स्किल सेट, एक्सपर्टीज मीडिया के हवाले से बहुत ही, यानी सबको मालूम है, मीडिया के तमाम जर्नलिस्ट, वर्किंग जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके मालिकान हैं, उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और डीजी ISPR की तजर्बे की वजह से उनका एक बैकग्राउंड भी है। लिहाजा जब वो आएंगे अपने तजर्बे लेके, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान का जो नैरेटिव के हवाले से बहुत ही वो एक सेंसिटिव हैं, उस बयानिए को तब्दील करने में कोई किरदार उनका होगा। तो तनकीद अभी भी होगी, लेकिन अभी तनकीद इस हवाले से नहीं होगी कि टीम बयानिए के हवाले से कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। जान अच्छे से आपका पॉइंट आ गया। गरीदा आपकी तरफ आना चाहूंगी। तब्दीली हम देख रहे हैं कि आए रोज काबीना में तब्दीली होती है, ये चेहरा बदल गया, वो बदल गया। आप मुझे सिर्फ ये समझाने की कोशिश कीजिएगा कि क्या सारा साल ऐसी तब्दीलियां होती चली जाएंगी, या हम साल की क्यों बात करें, पूरे टेन्योर की बात कर लेते हैं। पीटीआई पूरा टेन्योर ऐसे पूरा करेगी? फिर इससे तो एक इंप्रेशन जाता है, एक मैसेज जाता है कि आप जिनको पहले लेकर आते हैं आपको एतमाद नहीं रहता, फिर आप किसी और को लेकर आते हैं, फिर जो दूसरा आता है वो भी शायद ये सोचता रहता है कि मेरे बाद तीसरा कौन आएगा। ये इंसानी नफ्सियात है। जो सवालात आप उठा रही हैं ये हर एक के जहन में सवालात हैं, और अपेरेंटली इस वक्त किसी को भी रीजन समझ नहीं आ रही है कि आखिर जो रीसेंट तब्दीली की गई है वो क्यों की गई है और उसकी जरूरत क्यों महसूस की गई। इस वक्त हर एक अपने अपने तर्जिए के मुताबिक अंधेरे में चीज चला रहा है, लेकिन असल बात किसी को भी मालूम नहीं है, असल वजह किसी को भी मालूम नहीं कि तब्दीली क्यों हुई है। अब इस वक्त आपने सवाल किया था कि ये तब्दीली की टाइमिंग क्या वाकई अहम है। इस टाइमिंग से हट के मेरा ख्याल है जो तब्दीली के नाम पर दो नए चेहरे आए हैं वजारत इत्तलात में, खास तौर पे जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब और सेंटर शिबली फराज साहब, दोनों बोथ है जेंटलमैन, दोनों की बहुत इज्जत है। खास तौर पे जनरल आसिम सलीम बाजवा से जब वो साबिक DG ISPR थे तो उन्होंने ना सिर्फ ISPR को रिवैम्प किया बल्कि इसको मॉडर्नाइज भी किया। इस वक्त जो आपको मॉडर्न फॉर्म में ISPR नजर आता है, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर, तो ये सब चीजों का ये इस्लाहात का अमल उन्होंने वहाँ पर आगाज किया। अब उनसे तवक्को की जा रही है कि वो इसी किस्म की इस्लाहात और मॉडर्न लाइंस पर जो है वो रिफॉर्म्स लेके आएंगे वजारत इत्तलात में, जो कि आज वाज़े भी हो गया है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा जो हैं बीइंग द फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर, वो इस्लाहात पे तवज्जो देंगे, रिफॉर्म्स पे तवज्जो देंगे, पॉलिसीज़ की बेहतरी में तवज्जो देंगे, वज़ीर-ए-आज़म को असिस्ट करेंगे फॉर द पॉलिसी मेकिंग एंड द पॉलिसी डिवीजन। और सेंटर शिबली फराज साहब जो हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल फेस हैं,
तो वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन आकर मीडिया पर देंगे, प्रेस ब्रीफिंग्स में देंगे, टॉक शोज में आएंगे, मीडिया के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो दोनों अपनी जगहों पर बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत लाइक अफराद, और इनके साथ मिल के उम्मीद की जा सकती है कि जो वजारत इत्तलात है, अगर कहीं पे कोई खामी रही थी, अब जाहिर है वो आगे, आज तो उनको सिर्फ पहला दिन हुआ है चार्ज दिए, तो कुछ टाइम गुजरेगा तो फिर पता चलेगा कि मजीद क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं और कौन सी ऐसी खामियां थी माजी की जिनको फिल इन करने के लिए ये तब्दीली लाना नागुज़ीर हो गई। तो ये तो हमें चंद दिन के बाद पता चलेगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान पर एक बिल्कुल कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना फेस नहीं है। पीटीआई के अपने अंदर एक बहुत मजबूत लॉबी थी जो कि उनके खिलाफ मुसलसल काम कर रही थी। उसका डॉक्टर फिरदौस बड़ी दलेरी के साथ और बड़ी जवान मर्दी के साथ जो है मुकाबला भी कर रही थी। तो अब मुख्तलिफ कयास आ रही हैं, मुख्तलिफ तरीकों की तो हो रही हैं कि डॉक्टर फिरदौस को रिप्लेस क्यों किया गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल पाकिस्तान को दरपेश है, और जिस तरह से आपने भी डॉक्टर फिजा जिक्र किया कि बार बार कहा जा रहा है कि मई का महीना बहुत संगीन हो सकता है, तो इस वक्त पाकिस्तान में तमाम हुकूमती इदारों को फोकस करने की जरूरत है कि वो कोरोना के हवाले से न सिर्फ अवाम को आगाही दें, बल्कि अवाम के बचाव के लिए, पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए पॉलिसीज भी डिवाइस करें। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377, और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।